को आपके साथ 24 घंटा इस देश में अन्याय होगा। तो नफरत का कारण अन्याय है और इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में अन्याय ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज चर्चा हो रही है, यात्राओं की चर्चा हो रही है। दरअसल भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस की तरफ से निकाली जा रही है। राहुल गांधी इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में आज भी यात्रा थी और आगरा में तो आज अखिलेश यादव भी इस यात्रा में शामिल हुए। लेकिन दूसरी तरफ कल बीजेपी की रथ यात्रा शुरू हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसे हरी झंडी दिखाएंगे और 10 साल की उपलब्धियां गिनाई जाएगी। लेकिन तमाम मेहमानों का रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले सैयद मोजिज, एक चीज बताइए, क्रेडिबिलिटी का सवाल है और प्रधानमंत्री क्रेडिबिलिटी का जिक्र बार बार करते हैं, गारंटी का जिक्र बार बार करते हैं। तो ये गारंटी शब्द जो है, क्रेडिबिलिटी शब्द जो है, कितना महत्वपूर्ण है सियासत में? और इस तौर पर कि भाई आप लोक लुभावने वादे कर देते हैं लेकिन विश्वास एक पार्टी पर अभी तक बना हुआ है। सियासत से ऊपर उठकर के भी देखें तो एक पार्टी के प्रति जनता का विश्वास वोट के तौर पर तो बना हुआ है। इसके पीछे की वजह क्या दिखती है आपको? देखिए, बहुत सारे सोशल सेक्टर की स्कीम है जिसका डायरेक्ट ट्रांसफर मोदी सरकार में हुआ है। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता और इसीलिए बार बार प्राइम मिनिस्टर ये बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी की गारंटी, चाहे किसान सम्मान निधि हो या फिर आयुष्मान कार्ड हो या जो राशन की व्यवस्था कोरोना के टाइम से शुरू हुई है, तो वो सब एक गारंटी के तौर पर, और उज्ज्वला योजना है। तो ये सब बहुत सारे सोशल सेक्टर की स्कीम है जिस पर नरेंद्र मोदी को लगता है कि वो फिर से उनको तीसरी बार सत्ता के द्वार तक पहुंचाएगा। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में माहौल हर चुनाव में अलग रहता है और जाहिर सी बात है, पिछली बार के गठबंधन में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ चुनाव लड़े थे लेकिन बीजेपी को रोक नहीं पाए। उसकी वजह यह थी कि दोनों कार्डर के बीच सामंजस्य नहीं बैठ पाया और दोनों दलों के बीच उस तरह के सामंजस्य नहीं थे जिस तरह का होना चाहिए। ऐसे ही अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, क्योंकि उनका वोट बैंक एक तरह का है, वो एक तरह से चुनाव लड़ते हैं और सोच एक तरह से, तो हो सकता है कि इनका सामंजस्य बैठे और उससे कुछ फायदा हो। लेकिन बहुत ज्यादा फायदा अब, क्योंकि चुनाव एकदम अब 1-2 हफ्ते के भीतर अभी नोटिफिकेशन हो जाएगा, कितना कार्डर में आपस में सामंजस्य होगा, कैसे कैंडिडेट बटेंगे, किस तरह से, क्योंकि अभी भी आपने देखा कि सलमान खुर्शीद बहुत नाराज चल रहे हैं, उनकी फर्रुखाबाद सीट नहीं छोड़ी गई है। इसी तरह दिल्ली में संदीप दीक्षित नाराज चल रहे हैं, गुजरात में अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल नाराज चल रहे हैं, उनकी सीट भरूच आम आदमी पार्टी के खाते में दे दी गई है। तो ये सब चीजें भी चल रही है साथ साथ कि नेताओं की नाराजगी, जिनको सीट नहीं मिलेगी वो नाराज होंगे, उनके समर्थक किस तरह जाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और जहां तक बीजेपी का है, बीजेपी में क्लैरिटी है कि नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़ना है और हर सीट पे मोदी से मुकाबला विपक्ष का, ये सबसे बड़ी परेशानी है। अगर इंडिविजुअल कैंडिडेट से अगर मुकाबला हो तो उसको हराना या उसके मुकाबला करना बहुत आसान है। लेकिन आप समझिए कि जिस तरह से इलेक्शन नरेंद्र मोदी ने पिछले 2 चुनावों में किया, खासकर 19 में और 14 में, कि हर सीट पर ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ही चुनाव लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो विधानसभा चुनाव में भी चेहरा हो जाता है। अब तो लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा में भी उनके चेहरे को सामने रख करके बीजेपी वोट मांगती है और वोट मिल भी जाता है। ओपी सिंह साहब, ये कल से जो यात्रा शुरू हो रही है, क्या बताएंगे? पूरे देश में अलग अलग जगहों पर यह यात्रा चलेगी, रथ यात्रा चलेगी, क्या बताएंगे? हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा की भी बात कर लेंगे, लेकिन ओपी सिंह साहब क्या बताएंगे इस यात्रा के जरिए? देखिए, हमारी जो यात्रा चलेगी उसमें दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा को कोसने का काम नहीं होगा, बल्कि हमारी केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं, हमने 10 वर्ष में जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, जो हमारी सरकार ने बड़े कड़े और देश हित में बड़े बड़े जो निर्णय लिए, उन सब चीजों के बारे में हमारी जो यात्रा होगी, हम आम आदमी के गरीब को बताएंगे। कुंदन जी, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। संजीव सिंह जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता है, बड़ी बड़ी बातें गरीबों और किसानों के बारे में कह रहे थे। कुंदन जी, एक बात बताइए
इनके नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक बात कही थी जो देश में उस चीज को बड़ी देश ने गंभीरता से लिया था कि केंद्र सरकार हमारी जो 1 रुपया भेजती है वो जमीन पर जाते जाते, गांव में जाते जाते 15 पैसा ही पहुंच पाता है, 85 पैसा खा जाता है। लेकिन वहीं जहां भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है, 10 साल में किसानों और गरीबों को डीबीटी के माध्यम से 39 लाख करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट उनके खाते में भेजा। अगर इनकी सरकार होती तो आप सोचिए 85% बीच में खा जाते, तो 29 लाख करोड़ रुपया तो इनका डूब जाता, दलाल खा जाते। दूसरी बात हम ये भी बताएंगे कि एक पार्टी की 75 साल में 55 साल सरकार थी। मैं ये नहीं कहता कि उसने जनता को कुछ नहीं दिया, देश का विकास नहीं किया, लेकिन आज जो जनता की सरकार में डायरेक्ट भागीदारी, अगर हम 4 करोड़ आवास दे रहे हैं, 12 करोड़ शौचालय दे रहे हैं, हम 55 करोड़ आयुष्मान भारत के लिए स्वास्थ्य बीमा दे रहे हैं, 220 करोड़ हम जो है उसकी जो है कोविड की हम वो लगा रहे हैं, 80 करोड़ गरीबों को 3 वर्ष से हम उनको मुफ्त राशन दे रहे हैं, मुफ्त बिजली दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन दे रहे हैं। हम तो यही बताएंगे, लेकिन इनको काउंटर करना चाहिए विपक्षी दलों को, जो 7 परिवारवादी और 8 घोटालेबाजों की जो। ठीक है संजीव सिंह साहब, आता हूं सिंह साहब आता हूं, ओपी सिंह साहब मैं आता हूं। संजीव सिंह साहब मैं जानना चाहता हूं कि इस रथ यात्रा में अगर ये दावा कर रहे मौजूदा सरकार और बीजेपी की कमियों को आप उजागर करते हैं, कहते हैं भाई नफरत की दुकान चल रही है, नफरत का बाजार सजा हुआ है, बेरोजगार लोग हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में आंकड़ा था 2% के आसपास बेरोजगारी दर का आ गया है, ये दावा किया जा रहा है। संजीव सिंह साहब कोई विजन आप लोग रख रहे हैं क्या जनता के सामने कि भाई विपक्ष जब आएगा तो उसका ये विजन है और भारत को हम यहां ले जाएंगे? क्योंकि अब प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं इस टर्म में हम 3रे नंबर पर विश्व में अर्थव्यवस्था को ले जाएंगे। कुंदन जी, सबसे पहले भ्रष्टाचार की बात शुरू करता हूं। प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में मोरबी में घटना हुई थी, आपको याद होगा, शायद ओपी सिंह भूल गए होंगे। 2 करोड़ रुपए में 96% घोटाला किया था उस आदमी ने, मात्र कुछ लाख रुपए लगाए थे, जहां नवजात बच्चे तक मरे थे, मोरबी की जो पुल दुर्घटना हुई थी। और प्रधानमंत्री जी ने तो बड़े ईमानदारी से, हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी ने स्वीकार किया था, उनकी सहृदयता थी। दूसरी तरफ पीएम केयर्स के नाम पे जो घोटाला किया गया उसका सच कि आरटीआई से आप पूछ नहीं सकते। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 13 मार्च तक आपको जवाब देना है, और 30 कंपनियों को कुंदन भाई रंगदारी ली गई कि उन कंपनियों के, एक तो 2 कंपनी के मालिक डिजिटली कैसे थे कि बेल उनको तब मिली कि चंदा जितना दोगे तो काम मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार पे बात करेंगे? बिल्कुल विजन है, और विजन इस बात पे है कि आज भारतीय जनता पार्टी युवाओं के नाम पे, किसानों के नाम पे, नारी के नाम पे, उद्योग के नाम पे और एमएसएमई सेक्टर के नाम पे जवाब नहीं दे सकती। इनका एक विभाग हुआ करता था स्किल इंडिया, वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गया, और उसी की देन है कि पढ़े लिखे नौजवान जो बेरोजगार युवा था उसको पकौड़ा सास की जानकारी हमारे प्रधानमंत्री दे रहे थे। ये आज इंडिया गठबंधन इस बात के साथ कि आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि आज जो हमारी विदेश नीति है, ये विदेश नीति किसकी चला रहे हैं? कांग्रेस सरकार आने वाले जो 100 साल से उसके आगे देखती थी तो विदेश नीति, ये 5000 साल पुराने जाते हैं। पुराने मस्जिद होती थी, ये चले जाएंगे मनुस्मृति में, ये चले जाएंगे उस मंदिर में। तो विदेश नीति आज स्थिति है कि हमको आज नेपाल, बांग्लादेश तक की आंख दिखा रहे हैं, मालदीव तक आंख दिखा रहे हैं। ये हमारी विदेश नीति की क्षति हुई है। और रही बात इस देश पे कर्जा, आज जो गर्भ में शिशु पल्ला ओपी सिंह आपके घर में ना, उसके ऊपर भी 1,14,000 रुपए का कर्जा चढ़ाया आपकी सरकार ने। जब 13 तरफ प्रधानमंत्री हुए थे, खत्म करो, 13 तरफ प्रधानमंत्री 2014 को होते तो इस देश में 53 लाख करोड़ का कर्जा था, और आज 171 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। ये इनकी देन है। तो गवर्नमेंट उसमें कहती है कि भाई विकास की योजनाएं जो चला रहे हैं उसके लिए पैसे की जरूरत होती है, इसलिए कर्ज है, और कर्जे का रिपेमेंट भी लगातार हो रहा है। मैं लौटता हूं सर इस पे। बेरोजगारी बढ़ी, किसानों की आत्महत्या बढ़ी, श्रमिकों का साथ अन्याय हो रहा है, कौन सा रोजगार दिया आपने? ठीक है प्रोफेसर धर्मेंद्र, मैं जानना चाहता हूं कि भाई ये जब आपका गठबंधन किसी के साथ होता है वो गठबंधन चल नहीं पाता। ओपी सिंह साहब मैं आता हूं, आपका गठबंधन चल नहीं पाता। चुनाव से पहले आप लोग साथ में दिखते हैं, सब लोग साथ में होते हैं, लेकिन चुनाव जैसे खत्म होता है गठबंधन बिखर जाता है। तो ये अविश्वास का जो माहौल आपके लिए है, आपके सहयोगियों के लिए है कि भाई गठबंधन अभी तो साथ में, लेकिन चुनाव का नतीजा जैसे आएगा बिखर जाएंगे। ये अविश्वास को विश्वास में कैसे बदलेंगे आप लोग? कुंदन जी, गठबंधन मजबूत है और चुनाव लड़ रहा है, आपके सामने भी है।
हम जगह जगह कार्यक्रम भी कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन के बारे में एक बार जरूर सोच लीजिए कि इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया में एनडीए गठबंधन को लेकर के कितने शो हुए हैं और एनडीए गठबंधन में क्या क्या चला, मैं आपको बता देता हूं। बस उत्तर प्रदेश का आंकड़ा बता दूंगा, समय थोड़ा कम है। ओम प्रकाश राजभर जी पिछले 1 साल से कपड़ा सिला कर बैठे हैं कि हम मंत्री बनेंगे। आज तक उनके सीट के बारे में कोई जानकारी नहीं हुई किसी को, ना भारतीय जनता पार्टी बता पा रही है ना वो बता पा रही है। उनसे पूछो तो बोले खरवास लगा हुआ है, उसके बाद हमारा काम होगा। संजय निषाद जी हैं, आप उनको कैसे साधेंगे? अनुप्रिया पटेल जी हैं, आप उनको कैसे साधेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए गठबंधन है 40 दलों के साथ, उसमें कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। नहीं तो प्रोफेसर धर्मेंद्र, लेकिन वो इंटैक्ट है ना। नाराजगी भी, अगर मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं नाराजगी है, लेकिन वो इंटैक्ट है, वो एनडीए का हिस्सा है, टूट के दूसरी तरफ नहीं जा रहे हैं। गठबंधन में भी जो लोग हैं वो भी इंटैक्ट है, इसको जाना तो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आंकड़ों पे आ जाता हूँ। ओपी सिंह बहुत बड़े बड़े आंकड़े दे रहे थे। आयुष्मान भारत का भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा घोटाला है कि 3 मोबाइल नंबर पर 9 लाख लोगों का इलाज कराया गया। 3 मोबाइल नंबर पर 9 लाख लोगों का इलाज कराया गया। 3,500 ऐसे मरीजों का इलाज कर दिया जो बेचारे। चलिए, सैयद मोजिद इमाम, लगातार धर्मेंद्र जी का फ्रेम चला जा रहा है। सैयद साहब, ये बताइए कि क्रेडिबिलिटी एक गठबंधन की भी होती है, क्या वो क्रेडिबिलिटी जो है ये गठबंधन हासिल कर सकती है, विश्वास हासिल कर सकती है, ये कर सकता है गठबंधन? देखिए, जिन मुद्दों पे राहुल गांधी बात कर रहे हैं, जिन मुद्दों पे अखिलेश यादव बात कर रहे हैं, अगर मुद्दे रेजोनेट करेंगे पब्लिक में, तब तो ये गठबंधन का क्रेडिबिलिटी भी बनेगा, वोट भी मिलेंगे। लेकिन क्या अनएम्प्लॉयमेंट, क्या महंगाई, क्या किसानों का मुद्दा चुनाव में चल पाएगा कि उसके बदले बीजेपी का जो मुद्दा है, खास करके हिंदुत्व का मुद्दा है, वो हावी रहता है उस पर? ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने शुरू तो किया है यूपी में, लेकिन यूपी को टच एंड गो टाइप में है, क्योंकि बीजेपी का प्रोग्राम लगातार चलता रहता है और बीजेपी एक इलेक्शन मशीन की तरह हो गई है। लगातार उनके पास एक इलेक्शन बीतता है, दूसरा इलेक्शन शुरू कर देते हैं, तैयारी। आप यह बता दें कि लखीमपुर खीरी के आसपास अभी परसों राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कई मीटिंगें ली अपने कम्युनिटी के लोगों के साथ। तो जाहिर सी बात है। और आपको पता है कि जो मोहन यादव को बनाया गया है चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश में, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होने वाला है। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया है, वो भी यादव बिरादरी से आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये सब भी इश्यूज हैं जिनको जरा सा भी अगर वोट बीजेपी ने खींचा इस सब इश्यूज पे, तो बीजेपी के लिए बड़ा वोट बन जाएगा। लेकिन जो राहुल गांधी और जो अखिलेश का समीकरण है, वो तीसरा जो जात है या तीसरे जो कम्युनिटी है उसको जोड़ पाएंगे नहीं, क्योंकि इसी अखिलेश यादव ने 2022 में विधानसभा में चुनाव हुए थे, उसमें ये कमजोरी उनके साथ दिखी थी कि वो तीसरी कम्युनिटी अपने साथ नहीं जोड़ पाए और इसीलिए वो 108 सीटों पे आके रुक गए। ठीक है, तो ये एक बड़ा सवाल है कि कैसे कैसे आप सोशल इंजीनियरिंग करते हैं जिसमें बीजेपी ने मास्टरी कर रखी है। संजीव साहब, बड़ा सवाल यही है कि टच एंड गो से आप उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां पर योगी राज है, डबल इंजन की सरकार की बात होती है, जहां पर बेरोजगारी दर को 2% तक सीमित करने की बात होती है, जहां पर बेरोजगारों के रोजगार की बात होती है, स्टार्टअप की बात होती है, इन्वेस्टमेंट की बात होती है, 40 लाख करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, एमओयू हुए हैं, जिसे 10 लाख करोड़ तो धरातल पर उतारने की बात हो रही है। वहां पर टच एंड गो से क्या जीत हासिल कर सकते हैं आप लोग? कुंदन जी, टच एंड गो की बात ही नहीं है। हमारे सामने जो विजन सामने के सीधे हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार कांग्रेस नेतृत्व में बनेगी तो हम एमएसपी का लीगल कानून बना के देंगे। इस देश में 30 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, उन पदों को भरने की बात उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। यही योगी सरकार ने कहा था कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ओडीओपी की हाल ये कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से बनारस में बनारसी साड़ी उद्योग इतनी बुरी तरह से फ्लॉप है कि आज 1 लाख से ज्यादा बुनकर बनारस छोड़ के जा चुका है। किस किस जिले की बात करूं? क्या अलीगढ़ ताले की बात आपको मालूम है? क्या भदोही के कालीन उद्योग की बात मालूम है? सब जगह ओडीओपी फ्लॉप रहा। और तीसरी बात आपको कह दूं, ये बड़ी बड़ी बातें कह इन्वेस्टर मीट इतने की हुई। आप बताइए, इस पे श्वेत पत्र जारी करेंगे क्या? कितनी कंपनी आई, कितना रोजगार दिया, इस पे आज तक बता नहीं पाती सरकार। और चौथी बात आपके सामने कहूं कि धार्मिक उन्माद फैला करके आप लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, लेकिन उस धर्म के आड़ में आपने देखा कि चंपत राय ने जमीनों का खेल किस तरह से किया। भारतीय जनता पार्टी का फैजाबाद का मेयर तक शामिल था। ये लोग राम के नाम पे तो बता दिए अधर्म करने पे लगे हुए हैं। गंगा के नाम पे नमामि गंगा योजना चली। आज भी हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश ने इलाहाबाद में फटकारा कि आज अडानी का प्लांट लगा करके गंगा मां के प्रदूषण की मात्रा कम नहीं हुई। अविरलता निर्मलता के नाम पे जो प्रधानमंत्री वाराणसी
नहीं गए थे, वहां पे गंगा का सीना चीर करके नहर बनाया गया और वहां भी 12 करोड़ रुपया खाने का काम किया गया। तो विजन स्पष्ट है, इनके भ्रष्टाचार पे, इनके कुशासन पे हम मिल करके प्रहार करेंगे। और चलिए ओपी सिंह साहब जवाब दीजिए। साथ आएगा। ओपी सिंह साहब जल्दी जवाब। नहीं, इनके मन में जज्बात बहुत है। ये बेचारे 415 से धीरे धीरे 44 पर कुंदन जी आ गए। अभी संजीव जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे चंदा पर और घोटाले पर। कम से कम जब ये चंदा और घोटाले की जब बात कर रहे थे संजीव जी, तो कुंदन जी इनको भी चीन से चोरी से लिए गए 90 लाख चंदे के बारे में भी इनको बताना चाहिए। वही तो चाहते हैं हम लोग। नेशनल हेराल्ड घोटाला में चाइनीज कंपनियों से लिया गया, माता जी कोर्ट का चक्कर लगा रही है, बेल पर है, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। और इनके साथ धीरज साहू से 352 करोड़, मैंने पहले ही कहा कुंदन जी कि ये 7 परिवारवादियों और 8 घोटालेबाजों की पार्टी है। 352 करोड़ उनके सांसद से बराबर हुआ, उसके बारे में ये चर्चा नहीं करेंगे। दूसरी तरफ हमारे समाजवादी पार्टी के बाद बड़े बड़े गठबंधन की बात करते हैं। मैं तो दावे के साथ कुंदन जी कहता हूं कि इन्होंने कभी गठबंधन समाजवादी पार्टी ने किसी का साथ किया ही नहीं। इन्होंने जब किया है अनुबंध किया है, और चुनाव से ठीक 1 महीना पहले इन्होंने अनुबंध किया है और मतगणना के साथ ही आप भी तो कर लीजिए। इनका रिकॉर्ड उठाकर देखिए और इनको बताइए ये क्या जोड़ेंगे। इनके घर में खुद भगदड़ मची है, दोनों के घर में बिहार में समाजवादी पार्टी में भी भगदड़ मची है और कांग्रेस में भी भगदड़ मची है। पहले प्रकाश राजभर चौधरी, फिर ठीक है, इनके सारे ठीक है। सैयद साहब एक आखिरी कमेंट, सैयद साहब एक आखिरी कमेंट लेना चाहता हूं। जिन मुद्दों का जिक्र कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, उन मुद्दों से क्या वोट हासिल होता है? देखिए, जरूर वोट हासिल होता है, लेकिन वोट हासिल करने के लिए आपको शुरुआत जल्दी करनी पड़ती है। और क्योंकि बीजेपी, मैं बता रहा हूं कि इलेक्शन मशीनरी है बीजेपी के पास, उनका मशीन स्टार्ट हो गया 6 महीने पहले और कांग्रेस ने अब शुरू किया। तो ये एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में संगठन की कमजोरी भी है, जिसकी वजह से लगातार उसका ग्राफ गिर रहा है। तो उस सब पे काम करने के लिए बहुत ही लंबा 5 वर्षीय योजना कांग्रेस को चाहिए। लेकिन अब गठबंधन हुआ है तो एक कैडर में और वर्कर में और नेताओं में उत्साह है, तो जिसका कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को होगा। लेकिन इतना फायदा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का अश्वमेध रथ रोक ले, ये संभावना क्या नाम है बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रही अभी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों के चर्चा में शरीक होने के लिए। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस कर रही है कल से बीजेपी की